सबसे पहले तो आपको एक प्यारी से नमस्कार और मैं बलवंत सैन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा चैप्टर रहेगा, बहुत प्यारा सा रहेगा जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। कोई लेक्चर देखते हो समझ में बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप पूरा लेक्चर अगर देखोगे तो बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, यहाँ से बहुत कुछ नया मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाइफ जब भी बनेगी ना जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद तो न्यारे ना सारा कुछ जबरदस्त माहौल होगा, दुनिया हरी भरी नजर आएगी, ठीक है ना। तो जॉब लगने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, वो चीजें पढ़नी पड़ेगी जो किसी ने नहीं पढ़ रखी है। उनसे एक्स्ट्रा क्या करना है, सब लोग पढ़ते हैं ना, वो चीज आप पढ़ते हो तो फिर कंपटीशन से बाहर हो। क्योंकि हो सकता है अगर उन्होंने जो चीज पढ़ी है वही आपने पढ़ी है, वो जितने क्वेश्चन कर गया उतने आप कर गया, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उनसे पीछे रह जाओगे आप। तो उनसे अलग क्या पढ़ना है, ये चीज आपको आगे लेके जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किस प्रकार से सीखा जा सकता है, किस प्रकार से एक सब्जेक्ट से प्यार हो सकता है, किस प्रकार एक सब्जेक्ट के अंदर हमारी मतलब लालसा जागृत रहती है भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो शुरुआत उससे करें। ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए हर कोई सब्जेक्ट भी आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा पढ़ो, सब अच्छे लगते हैं, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ो तो आपका दायित्व बनता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बेस्ट टीचर कौन है, यानी आपको एक बेस्ट टीचर की जरूरत होती है, गुड की नहीं, क्योंकि गुड तो फिर नॉर्मल हो गया, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक अच्छी सी बुक की जरूरत होती है जो आपको एग्जाम क्रैक करवा दे, जिसके अंदर अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है। तीसरी बात आप पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कितनी करते हो आप, ठीक है ना। प्रैक्टिस कितनी करते हो, यानी आपने कितना इन चीजों को, टीचर ने पढ़ा दिया आपने बुक से पढ़ लिया कोई, ठीक है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की और भूल गए, तो इसका मतलब क्या होगा, आप एग्जाम देने जाओ या न जाओ कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तीनों चीजें अपनी अपनी जगह भूमिका निभाते हैं। टीचर क्या करता है, टीचर बुक को आसान बनाता है और बुक प्रैक्टिस करवाती है, और प्रैक्टिस क्या कराता है, फिर आपका एग्जाम क्रैक करवाता है। ये कंसेप्ट मान लो आप, शुरुआत यहाँ से होती है, इसके बाद बुक। आप कोई कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, सेल्फ स्टडी करके भी बहुत से लोग लगे, हाँ लगे हैं, मैं कहता हूँ हाँ लगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से टीचर से ही पढ़े हैं, न कि उनको उनके घर पे पढ़ाया गया है, ठीक है ना। हो सकता है वो सेल्फ स्टडी तब कर रहे हैं जब उन्हें कोई अच्छा टीचर मिला था एनसीईआरटी पढ़ाने वाला 10 तक, तो हो सकता है टीचर अच्छा मिला हो ना, तो इसकी भूमिका रहती है। आपकी लाइफ जो है ना यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आप जब से स्कूल में गए उसके हिसाब से आपने किसी चीज को सीखा होगा, ठीक है। तो टीचर उसके बाद अच्छी बुक कौन सी है, बुक से पढ़े, अच्छी बुक से पढ़े, ठीक है। टीचर क्या करता है, बुक को आसान बनाता है। ये नहीं है जो बुक में सारा कुछ दिया वो टीचर पढ़ा सकता है, अगर वो पढ़ाने लग जाए तो एक साल में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर मैं तो बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको पता भी है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करनी है आपको, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बाद प्रैक्टिस का नंबर आता है। तीनों चीजों में से आप कोई भी चीज मिस करते हो ना तो इसका मतलब क्या है, दिमाग खराब होने वाला है आपका पेपर देने के बाद, ठीक है ना। पेपर तक तो रहेगा सही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको अपनी अंदर का पता चलता है भी आप कितने अंदर हो। और प्रैक्टिस भी ऐसी होनी चाहिए, कोई ऑनलाइन क्यूज लगा लिए वगैरह लगा लिए, ठीक है, जहां पर काफी भीड़ हो वहां पर कंपटीशन करके देखो, तब पता चलेगा भी मैं कितना आगे हूँ किसी से। यानी टॉप 100 के अंदर आप आ रहे हो तो सिलेक्शन के नजदीक हो, अगर उससे बाहर हो तो आप में कमी है वो सुधारो सबसे पहले, ठीक है ना। जो कमी है उसको दूर करो। ये नहीं है मेरा मैथ में इंटरेस्ट है, मैं मैथ ही पढ़ता जा रहा हूँ तो फायदा क्या है, 10 में से 10 ही नंबर ले सकता है, तो 12 घंटे पढ़ के 25 नंबर तो नहीं ले सकता ना, 10 का आएगा, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो चीज हमें कमी नजर आ रही है ना उनको सुधारना जरूरी है। आपका मतलब ये सोच के भी मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है जी, साइंस आती है 10 से 12 नंबर की, किसी भी एग्जाम में, रेलवे में 35 नंबर की आती है, तो आप कहोगे जी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो 10 नंबर पीछे चले गए ना। इंटरेस्ट बनाओ उस सब्जेक्ट में जो आपको नहीं आता, ठीक है ना। एक बेशरम होना पड़ता है स्टूडेंट को। बेशरम होना ये नहीं है भी गालियां बकनी शुरू कर दो, बेशरम इस प्रकार से होना पड़ता है भी हमें करना क्या है, उस किताब को न आए पढ़ना है, आएगी एक दिन, जिद कर लो, ठीक है ना। कुछ भी समझ में ना आए किसी बुक से ना तो भी उसे पढ़ो, एक बार रीड करो, 2 बार कर दो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बुक वो है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इज्जत किया करो किताबों की, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा, वो क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक्स मटेरियल,
इसके बारे में। कितना प्यारा सा चैप्टर है ये, ठीक है ना। आप काले क्यों हो, आपका रंग अच्छा क्यों, आप लंबे क्यों नहीं, अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है ना। आपको याद कम क्यों होता है दूसरों की तुलना में, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने में सक्षम क्यों हो जाता है, कारण क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि हमारे इतने जबरदस्त बंदे आ चुके हैं, इतनी मेहनत करने वाले, जो बहुत कुछ कर जाते हैं अभाव के कारण भी, ठीक है। तो इस चीज पे मैटर नहीं करता, क्योंकि स्टडी कभी भी ये नहीं कहती आप गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। स्टडी इस पे मैटर नहीं करती, स्टडी इस पे मैटर करती है आप उस पर प्रैक्टिस कितनी करते हो, उसको टाइम कितना देते हो। जितना टाइम दोगे, कोई चीज को आप ज्यादा टाइम दे दो वो आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। फीलिंग ना लेना ज्यादा, क्लियर हुआ। किसी को दे दो आप टाइम। ये है क्या, तो ये वो पदार्थ है, इसके बारे में लिख लो, विच सब्सटेंस स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। याद रखो इस बात को, इंफॉर्मेशन। यहां से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे मैं बताऊंगा। इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, इन कोडेड फॉर्म इट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो आप एक बात को याद रखना, यहां से 2-3 क्वेश्चन मैं बता दूं, इस लाइन से भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यानी यह वो पदार्थ जो कोड के रूप में जैविक सूचनाएं संग्रह करते हैं, वह इसे अगली पीढ़ी में भेजते हैं, अगली पीढ़ी में भेजते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, यानी वो पदार्थ हैं जो आप में थे, आपके दादा परदादा सड़दादा कोई भी दादा हो, ठीक है ना, जो आप जहां से भी आए हो, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं बैक्टीरिया, एक है बैक्टीरिया, उसके बाद कुछ और बना, प्रोटोजोआ वगैरह बने, किस प्रकार से फिश आई, फिश से क्या बने, एम्फीबियन बने, ठीक है। एम्फीबियन से क्या बना, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, ठीक है। और रेप्टाइल के बाद रेप्टाइल से बर्ड्स बने, और क्या बने, मैमल्स। यानी मैमेलिया जो ग्रुप है वो कहां से आया, यानी मछलियों से उत्पत्ति हुई है किसकी, उभयचर की, ठीक है ना। उभयचर किससे बने हैं, मछलियों से बने हैं जनाब। और फिर उससे सरीसृप बने, क्यों बने ये बात तो आगे की पता करेंगे। सरीसृप बने, सरीसृप से ही पक्षी बने हैं, और सरीसृप से क्या बने हो, आप बने हो। क्यों बने हो ये कौन डिसाइड किया है, किसी ने, अनुवांशिक पदार्थ ने डिसाइड किया है भी आपको मेमाइज क्यों बनना है, ठीक है ना, यानी स्तनधारी बने। यह क्वेश्चन भी यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। स्तनधारियों की उत्पत्ति किन से मानी जाती है, सरीसृप। सरीसृप की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, उभयचर। उभयचर की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, मछलियों से। पीछे की बात मैं आगे जब किंगडम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। बर्ड्स की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सरीसृप। मान लो उभयचर, ठीक है ना। चलो छोड़ दो, मैंने कनेक्टिव लिंक भी बताया था, इस बात को छोड़ दो। ये क्वेश्चन याद कर लेना, स्तनधारियों की उत्पत्ति सरीसृप से मानी जाती है, पक्षियों की उत्पत्ति भी सरीसृप से मानी जाती है, ठीक है ना। ये दोनों किससे उत्पन्न हुए हैं, सरीसृप से उत्पन्न हुए। सरीसृप कहां से हुए, उभयचर। उभयचर फिश से हुआ, ठीक है। यानी फिश में कुछ म्यूटेशन हुआ होगा, अनुवांशिक पदार्थ में वो उभयचर बन गए, उभयचर में कुछ म्यूटेशन हुआ होगा, वो सरीसृप बन गए अनुवांशिक पदार्थ में, ठीक है। जैसे जैसे उन्हें एनवायरमेंट के हिसाब से अपने को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें याद करनी है हमें। तो आपको कहेगा जो जैविक सूचनाओं को कोड करते हैं या संग्रह करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने वाले सूचनाओं को पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन से हमारे शरीर की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होती है,
जितनी भी क्रियाएं हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, अनुवांशिक पदार्थ में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है ना, अगर कंसेप्ट से सीखो तो। और ये चीज है ना, मैं बताऊंगा किस प्रकार से हुआ, जब हम विकास पढ़ेंगे किस प्रकार से हम विकसित हुए, ठीक है ना, किस प्रकार से मछलियां, उसके बाद किस प्रकार कोई लुप्त हो गया, कारण क्या था उसका, डायनासोर लुप्त क्यों हुआ, ये हो गए। अनुवांशिक पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उनके अंदर मेन चीज क्या होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए उनके अंदर म्यूटेशन, म्यूटेशन होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लो, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी वो क्या होनी चाहिए, सभी जीवों में पाए जाने चाहिए, पाए जाने चाहिए, क्लियर। यानी सभी जीवों में क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, एक बात याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात उनकी क्या है, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसकी, म्यूटेशन की, यानी उत्परिवर्तन की क्या होनी चाहिए, उत्परिवर्तन कि उनके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू इनहेरिटेड चेंज, ठीक है, यानी जो चेंज होगा पीढ़ी दर पीढ़ी वो होना चाहिए, ओकेजनली होना चाहिए, ये नहीं है डेली होना शुरू हो गया तो बीमारी भी हो सकती है, तो उत्परिवर्तन होना चाहिए ताकि क्या हो, अगली पीढ़ी के अंदर क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, क्या आएगी, वेरिएशन, ठीक है, यानी क्या आएगा, बदलाव, बदलाव, क्योंकि बदलाव जरूरी है, बताऊंगा किस प्रकार से। तीसरी बात क्या होगी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, या वो एबिलिटी होनी चाहिए, किसकी एबिलिटी होनी चाहिए, अपने को डुप्लीकेट करने की, डुप्लीकेट, ठीक है ना, डुप्लीकेट इटसेल्फ, यानी आप कहोगे जी कॉपी होनी चाहिए, लेकिन कॉपी कार्बन कॉपी नहीं होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट हो, कुछ ना कुछ बदल के, ठीक है, कॉपी करके। कॉपी होगी जब क्या होगा, उसके अंदर म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन अगर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं हमें हर पीढ़ी के अंदर, तो उनके अंदर क्या होना, ठीक है, अपने आप का डुप्लीकेट बनाना आना चाहिए, डुप्लीकेट का बताऊंगा देखो, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डुप्लीकेट होना चाहिए, और लास्ट एंड फाइनल बात, ये 4 तो होनी चाहिए, स्टोर, एबल टू स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उनका ये गुण है, प्रॉपर्टी है उनकी, यानी जैविक क्रिया को स्टोर करने में, जैविक क्रिया बोल रहा हूं क्या, जैविक सूचना संग्रह करने के कैपेबल होने चाहिए, संग्रह करने के योग्य होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात क्यों बता रहे, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ माना जा सकता है, आपका आंसर क्या था, नहीं जी, बहुत कुछ उसके अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, तो उसके अंदर क्या, वो अपना डुप्लीकेट नहीं बना सकता, वो क्या नहीं बना सकता, डुप्लीकेट, तो प्रोटीन को क्या नहीं माना जा सकता, अनुवांशिक पदार्थ नहीं माना जा सकता, क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो एक बात तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ वो होते हैं, यानी इस सेल में भी है और कोई दूसरा, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए भी, अगर ये मान लो सेल है और दूसरे सेल में बदलना, यानी मौसम पहले था वैसा तो नहीं रहा, बदलाव आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, उस जनरेशन के अंदर बदलाव आना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो म्यूटेशन भी जरूरी है ओकेजनली, ठीक है। यानी आपके अंदर ऐसे, जैसे आपके बाल है कोई मान लो, ठीक है, तो आपके बाल आगे धीरे धीरे क्या होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, जैसे आप बंदर थे मान लो, सिंपल सी बात, बंदर क्या था, उसने उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आता गया, उसके अंदर नए चेंज आते गए, चेंज होते होते आप क्या बन गए, एक मनुष्य बन गए, आदमी बन गए, तो वो किसके कारण संभव हो पाया था, म्यूटेशन के कारण। डुप्लीकेट का मतलब एक सेल है और ये 2 भागों में टूट गया, अब अगर इसके अंदर जितना मटेरियल था जेनेटिक्स, वो आगे इतना ही नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या, यानी इस सेल के अंदर मटेरियल घट गया, नहीं एक दिन तो ऐसा आएगा सेल के अंदर ये रहेगा ही नहीं, इतनी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए भी, अपने आप की एक कॉपी कर ले, कॉपी भी किसके साथ है, कुछ ना कुछ चेंज के साथ कॉपी कर ले, ठीक है ना, भी आगे वाली पीढ़ी में कुछ देखने को मिलते हैं अलग चीजें। आजकल देख रहे हो आप, ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं लोग, कारण क्या है उसका, ये म्यूटेशन।
जैविक सूचनाओं यानी आपके अंदर जैविक यानी आप किस प्रकार से खाना खाते हो, किस प्रकार की चीज आपके शरीर में पच सकती है, ठीक है ना, किस प्रकार का आपका रंग है, किस प्रकार की आपकी आवाज है, किस प्रकार से आपकी हाइट है, ये चीजें इसके अंदर क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। भी आगे वाली जनरेशन को क्या देना है, इस प्रकार की हाइट देनी है हमें, इस प्रकार की आवाज देनी है, इस प्रकार का रंग देना, ठीक है, इस प्रकार के बाल देने। क्योंकि आपने देखा होगा अब भूरे बाल होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, किधर आप अमेरिका वगैरह में जाते हो, ठीक है, यानी उनकी जनरेशन हो रही है, उनके अंदर क्या है, आगे यही बाल आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बाल क्या है, काले बाल होते हैं। क्लियर है बात के या नहीं हुई अभी? यानी इनके अंदर 4 बातें होनी चाहिए। अगर चारों बातें नहीं तो वो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपके लॉजिक के लिए, जो आप तक के लिए सीमित है, आगे के लिए नहीं है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको भी साथ कर देते हैं। और आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, दिमाग घुमा देंगे आपका, और घुमाने के बाद अगर सेट हो गया ना तो ये मान लो आपका बेड़ा पार है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। चलिए अनुवांशिक पदार्थ कौन से देखो, एक होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम बोल दो, जिसे आप क्या बोलते हो, गुणसूत्र। ये चीज भी नहीं बताई होगी, बहुत से मैंने देखा है गलत बताते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर एक क्या है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ठीक है जी। और डीएनए जो है उसका एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे बोलते हैं जीन। डीएनए द्वारा एक निर्माण किया जाता है आरएनए का, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। यानी एक ये मान लो, मैं बता दूं, ऐसे लिख लो, आपने क्रोमोसोम तो सभी ने पढ़े होंगे, ये आपका क्रोमोसोम वो बनाते हैं ना, वो डुप्लीकेट कॉपी, एक डबल बनाते हैं, और इसके अंदर इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। डीएनए का एक भाग, छोटा सा भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। और ये पूरा भाग क्या कहलाया, डीएनए कहलाया, ठीक है। और ये भाग क्या कहलाया, गुणसूत्र कहलाया, ठीक है। और गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो आपका आंसर होगा जी ये भाग क्या है, केंद्रक है। केंद्रक किसका भाग है जी, इसका बड़ा भाग क्या है, ये कोशिका है जी, ठीक है। और कोशिकाएं जुड़कर क्या बनाती है जी, उत्तक बनाती है जी। और टिश्यू जो है उसके अंदर क्या है जी, उत्तक पेशियां बनाएंगी जी। और पेशियां जो है वो इकट्ठी होकर एक अंग बनाएंगी जी। और अंग जो है वो ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरे जीव का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी अनुवांशिक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर सभी के अंदर पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं के अंदर पाए जाती है, यानी स्पेशल है किसी के अंदर, सभी कोशिकाओं में क्या है, हमारी कोशिकाओं में केंद्रक है, कुछ को छोड़कर जिसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। केंद्रक है तो उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी जब हम क्या माइटोसिस देखते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है विभाजन। आप या कहोगे, ये कह सकते हो आप, ये किससे बना है, क्रोमेटिन से बना होता है केंद्रक। क्रोमेटिन के अंदर फिर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए के अंदर एक छोटा सेगमेंट जीन है। और इसके द्वारा एक नई कॉपी बना दी जाती है काम करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, यानी एक शाखा बोल सकते हो आप आरएनए, ठीक है। ये किस प्रकार बनाएगा, ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर दे देना आप, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ केंद्रक, जनरली केंद्रक, ठीक है ना। किसमें, यूकेरियोटिक में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यूकेरियोटिक कोशिका में। कोशिका के तो केंद्रक में होते हैं, हंजी होते हैं, ठीक है। अगर वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है तो साइटोप्लाज्मा में होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में होते हैं। कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है जी, कौन सी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। टाइम लगेगा, प्यार प्यार से सीखते जाइए, इन चीजों को कोई करवाता ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आप कहोगे जी ये क्या हो गया। क्वेश्चन को समझने के लिए कई बार ऐसी चीजें भी सीखनी होती है हमें
क्वेश्चन को याद रखने के लिए ऐसी चीजें भी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री के अंदर कितनी कहानियां होती है, कहानियां बनाई जाती है, होती रियल में नहीं, कहानियां बना के वो इस प्रकार से याद करवाएंगे आपको। क्वेश्चन 10 याद करवाएंगे लेकिन कहानी 1 घंटे की होगी, वो याद करवाने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानियां नहीं, हमें कंसेप्ट पे बता रहे हैं सारा कुछ। प्यार से पढ़ेंगे हर चीज को और अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस आपकी मुस्कुराहट कायम रहे। पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। ये बायोलॉजी कहती है, बायोलॉजी साइंस का भाग है जो साइंस कहती है, ठीक है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो गुणसूत्र पढ़ेंगे जी, हम जी गुणसूत्र स्टोन और डीएनए प्रोटीन से बना, स्टोन और डीएनए से बना होता है जी। डीएनए के अंदर हम क्या पढ़ेंगे जी, जीन पढ़ेंगे जी, और फिर एक क्या है, आरएनए भी पढ़ेंगे जी, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन चीजों के बारे में इस लेक्चर या इस चैप्टर में, ठीक है। टॉपिक बना लो आप अपना। कोशिका का बना होता है, अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिकी जिसे बोलते हैं, वहां पर दोनों के अंदर ये करवाया जा सकता है। अपन इसको अलग करवाते हैं दोनों से, वो चैप्टर अपने आप समझ आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए समझ में आ गया तो कुछ नहीं रहा। डीएनए क्या है जी, तो आप इसका पहले तो फुल फॉर्म लिख लो, डीऑक्सी, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी। यहां से 3 बातें याद रह जाएगी आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी नाभिकीय अम्ल है। मैंने फिर बताया था पहले, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए है और एक क्या है, आरएनए है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी क्या हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लिक एसिड यानी नाभिकीय अम्ल। डीऑक्सी का मतलब क्या है, ठीक है। क्या ढोल बज रहे, आवाज आ रही है क्या, नचने का दिल करता हो तो नाच लो। उसके बाद है क्या जी, फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन क्रोमोसोम इन थ्रेड स्ट्रक्चर, यानी आप कहोगे धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना जो गुणसूत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गुणसूत्र में पाई जाती है, ठीक है। यहां पर 99% की गारंटी देता हूं, कोई भी गलत नहीं होगा। आपने कहीं से भी पढ़ा है ना, गुणसूत्र डीएनए का भाग है, ठीक है ना, गुणसूत्र डीएनए का भाग है, तो गलत पढ़ा है, सही कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो गूगल बाबा भी सर्च मार के देख लेना, क्लियर है। क्योंकि मैंने फिर बना के बताया आपको, ये क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेट कॉपी बनने के बाद डबल सा बना देते हैं एच आकार का, और इसके अंदर क्या है जी, इस प्रकार से डीएनए पाया जाता है। मैंने एक एक चीज बताई आपकी, थ्रेड लाइक, थ्रेड मतलब धागे संरचना है, क्लियर है बात। दूसरी बात हम जब पढ़ते हैं इसके अंदर, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है ना, खोज किसने की थी, तो खोज के अंदर नाम आता है 1868 ईस्वी में किसने की थी, नाम था मिस चेयर, ठीक है ना, स्पेलिंग देख के लिख लेना, मिस चेयर। किसने खोज की थी, आप गलत पढ़ते हो, वाटसन एंड क्रिक पढ़ते हो। मैं बता देता हूं आपको, डीएनए की खोज कब हुई थी, 1868 के अंदर। किसने की थी, मिस चेयर ने की थी, और इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था जी, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था इन्होंने, हाँ जी, सर्च लगाना, ठीक है ना। इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया था। किसने की थी, मिस चेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, मिस चेयर नामक वैज्ञानिक ने 1868 ईस्वी में की थी। अब बात यह क्लियर हुई, ठीक है। तो उसके बाद 1889 के अंदर क्या हुआ, एल्टमैन जानते हो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, एल्टमैन ने।
एल्टमैन ने इसको नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, यानी नाभिकीय अम्ल नाम दिया था। इसका नाम नाभिकीय अम्ल किसके द्वारा दिया गया था? एल्टमैन। एल्टमैन ने नाभिकीय अम्ल में इसका नाम दिया, किसके बेस पे दिया था? क्योंकि ये किस नेचर के होते हैं? एसिडिक, अम्लीय। ठीक है, किस नेचर के? अम्लीय। तो इसने एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक यानी केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल हैं, उनको नाम क्या दे दिया गया? अरे नाम से ही पता चल रहा है कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लियस अम्ल कहलाते। किसके द्वारा? एल्टमैन के द्वारा। ठीक है ना। तो 1868 के अंदर इसकी खोज हो गई थी। 89 के अंदर इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में क्या हुआ जी? बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? 1950 में, ठीक है ना, 1950 में दो वैज्ञानिक आए, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, पूरा नाम उनका याद नहीं करना है, वाटसन याद रखो। वाटसन एवं क्रिक ने इनकी खोज की थी। किसकी खोज की थी जी? इनकी संरचना के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में। तो इन्होंने खोज नहीं की थी, इन्होंने क्या बताया था? संरचना के बारे में बताया था। ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी होती है? ठीक है, इन पे दो मतलब क्या थे? थ्योरी थी उनके आधार पे, मतलब एक एक्सरे थ्योरी थी, एक ओजोफ नाम की थ्योरी थी। तो वो चीज हमें याद नहीं करनी है, आगे मत जाना। तो संरचना के बारे में किसने बताया? सबसे पहला क्वेश्चन आता है संरचना के बारे में 1950 में वाटसन एवं क्रिक ने बताया। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार किसकी संरचना की खोज करने के लिए दिया गया था? डीएनए की। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज, क्वेश्चन देख लेना बायो में। तो डीएनए की संरचना की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, 1968 में नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक को। क्या संरचना बताई थी इन्होंने? ठीक है ना, क्या संरचना बताई थी? इन्होंने कहा था डीएनए जो होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मतलब दोहरा हेलिक्स या लड़ी भी बोल देते हैं, जैसी संरचना है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे? दो। इन्होंने क्या बताया? देखो मैं सिंपल सा बनाता हूँ। डीएनए आप ऐसे बनाते हो, हमेशा गलत बनाते हो। ठीक है, ऐसे डीएनए बनाते हो, ये ऐसे नहीं है। इस प्रकार से एक सीडी है, इस प्रकार से इसकी संरचना है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी सीडी है, और इसका नाम क्या है? हेलिक्स है। याद रखना, इसका नाम क्या है? हेलिकल या हेलिक्स। डबल हेलिकल मॉडल लिख लेना वहां से, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये क्या है? हेलिक्स है। और एक ये है और एक ये है, यानी 5 डेज 3 डेज देखा होगा आपने। एक ये, तो कितनी होगी? डबल। तो ये चीज समझनी यहाँ पे क्या है। तो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बताया था? तो आपका आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल भी नहीं है ये। ठीक है ना, तो आपको कहेगा डबल हेलिक्स मॉडल भी नहीं है, पूरा और भी आगे जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल के साथ कुछ और जुड़ेगा, वो आगे संरचना किसने की हमें याद नहीं करना। ठीक है ना, डबल हेलिक्स की जगह आप आगे लिखोगे डबल रिवर्स, डबल रिवर्स हेलिक्स मॉडल है ये। ठीक है ना, क्या लिखना है हमें? रिवर्स लिख दिया है, रिवर्स डबल रिवर्स हेलिक्स मॉडल है। ठीक है ना, इस बात को समझो। रिवर्स कैसे है जी? क्योंकि इसकी लड़ी जो होती है ना एक दूसरे के रिवर्स यानी उल्टी लगी होती है, यानी उल्टा रिवर्स मॉडल है ये। देखो मैंने यहाँ पे 5 डेज लिखा, यहाँ पे 3 डेज लिखा, तो हेलिक्स का लास्ट पॉइंट है 5 डेज, इधर 3 डेज। क्यों लिखा? क्योंकि बॉन्डिंग के हिसाब से ज्यादा लाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है ना, और इधर वाला 3 डेज और ये 5 डेज पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी क्या हो गया? एक दूसरे के उल्टे हो गए, यानी इसका मुंह इधर है मान लो। ठीक है, दूसरी हेलिक्स का मुंह किधर होगा? इधर होगा। इसका मुंह इधर है ना, इधर वाला मान लो, तो ये क्या उल्टा है, इसका मुंह क्या होगा? इधर होगा। मुंह का मतलब मुंह नीचे होगा, ये नहीं है इसका मुंह इधर होगा। ठीक है ना, और इसका मुंह किधर होगा? इधर वाला ऊपर होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे लगे हुए हैं, इस प्रकार से मान लो। ठीक है, तो ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है। कौन सा? रिवर्स।
कौन सा? रिवर्स याद रखना है आपको, वो चीज याद रखनी है। क्योंकि कई बार ये पूछा कौन सा डीएनए के लिए असत्य है, और उसके अंदर आपको डबल रिवर्स हेलिक्स मॉडल, ठीक है ना। और आप सोचो यार तो किसी ने बताया नहीं तो गलत हो सकता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हो हमारे चैनल पे, आपको पता भी है, ठीक है, तो वहां पर मजा भी आता होगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक इंपोर्टेंट हो रहा है इसके लिए, वो भी लिखना है आपको। क्या लिखना? ठीक है, वो क्या है? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एवं विल्किंस, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बाद में बताया था, क्या बताया था? फ्रैंकलिन एवं विल्किंस ने इनको क्या किया जा सकता, इनके किसके एक्सरे किए थे, इनके एक्सरे से इसकी संरचना के बारे में पता चला। और इन्हें क्या, यानी किस से बताया था? क्रिस्टलिनोग्राफी द्वारा, ठीक है। इन्होंने भी इसकी संरचना के बारे में बताया था, और इन्होंने क्या किया था? रिवर्स हेलिक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है? 2-3 बातें याद करनी है। वो क्या याद करनी है? एक तो क्या था, ठीक है, एक तो ये था डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। कहां पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में भी कहां पे? गुणसूत्र में। गुणसूत्र में कैसी संरचना है? तार्किक संरचना, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। फाउंड क्रोमोसोम, खोज कब हुई थी? 1868। याद नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको प्रूफ देने के लिए बताया आपको, क्योंकि गलत पढ़ा रखा है बहुत जगह। मिस्चर नामक ने क्या किया था? इसका न्यूक्लिक नाम दिया था। इसका न्यूक्लिक एसिड नाम एल्टमिन ने रखा था, ठीक है ना। 1950 में वाटसन एवं क्रिक ने इसके बारे में संरचना कैसे बताई थी? डबल हेलिक्स मॉडल। आपसे पूछा जाता है सीधा डीएनए एक कैसी संरचना है, तो आपका आंसर क्या होगा? डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल यानी दोहरा हेलिक्स मॉडल है। क्लियर है बात? डबल ना दे के वो ये कहते डबल रिवर्स हेलिक्स मॉडल, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, ये फीमेल थी, ठीक है, याद करना ये फीमेल थी, ठीक है। तो विल्किंस, दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया? एक्सरे, मतलब ये क्या कहलाती है? एक्सरे द्वारा किसी भी मतलब जो खोज होती है ना, उसके द्वारा उसके बारे में जानना, वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलिनोग्राफी कहलाती है। क्लियर है बात? इन्होंने किस संरचना के बारे में बताया? तो आप कह दोगे इन्होंने बताया था डीएनए की 3D संरचना के बारे में। 3D स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया था। किसने? फ्रैंकलिन एवं विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक बहुत है डीएनए से रिलेटेड, क्योंकि डीएनए वो चीज है जिसके बारे में जितनी खोज की जाए आज तक कोई भी पूरा पता नहीं लगा पाया, क्योंकि जीन का पता नहीं चला है, ठीक है। ये बात के बाद आप एक बात और रख लेना याद, हमारे देश का वैज्ञानिक है प्यारा सा, क्या नाम है जी? हरगोविंद खुराना के बारे में। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चिकित्सा के लिए, चिकित्सा यानी मेडिसिन जो हमारी होती है उसके लिए बायोकेमिस्ट थे, ठीक है, बायोकेमिस्ट थे। इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक, क्योंकि इंडिया में इनकी जन्म हुआ था और अमेरिकन। इंडिया में भी कहा हुआ था पहले, भारत 1922 में लगभग इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 1922 में इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान होता था, क्या होता था? पाकिस्तान। वहां में एक पंजाब होता था, वहां पे इनका जन्म हुआ था रायपुर में। क्लियर है बात क्या? तो इंडियन में जन्मे थे, अमेरिका की इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और चिकित्सा के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। किस पे काम करने पर? डीएनए पर काम करने। डीएनए को क्या किया था इन्होंने? डीकोड किया था, डीकोडेड किया था। डीकोडेड का मतलब इन्होंने क्या किया था? कुछ डीएनए द्वारा क्या किया जाता है? इसके अंदर कोड दिए होते हैं, देखो UUG यानी ट्रिपल में होते हैं सारे, ठीक है, GUU इस प्रकार के कोड होते हैं जो आपको नहीं समझने। इन्होंने क्या किया था? इसको डीकोड किया था, यानी समझा था इनको कोड, इसके अंदर किस प्रकार के कोड होते हैं, किस प्रकार से कोड से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। तो डीकोड करने के लिए या कोड को समझने के लिए, यहां से हमारा बहुत ज्यादा समझने के लिए, डीएनए के कोड को समझने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका आंसर क्या रहेगा?
नाम लिखा ही नहीं क्या, गोविंद खुराना, गोविंद हरगोविंद खुराना भाई, प्यारा है हमारा देश का वैज्ञानिक है, अच्छे से लिखे गोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना कहाँ के वैज्ञानिक थे, याद रखना इंडिया के थे, अमेरिका में उन्होंने खोज की थी किसकी, डीएनए कोड को डीकोड करके उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। यानी डीएनए पर काम करने के लिए भारत के कौन से वैज्ञानिक ने जिन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, हरगोविंद खुराना को। कब मिला, 1968 में मिला। ये क्या थे, एक बायोकेमिस्ट थे, ठीक है, इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, भारत में जन्मे थे। ये चीज याद रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। डीकोड किया था डीएनए को, तो कोड को समझने के लिए, डीकोड का मतलब कोड को समझा, क्लियर है क्या बात। तो हरगोविंद खुराना भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए दिया गया, डीकोड, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक थे जो डीएनए के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। हरगोविंद खुराना और वाटसन एंड क्रिक और नेल्सन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक। और क्या है जी, ठीक है ना, और क्या है, बहुत कुछ है अभी तक। तो बेसिक बेसिक बातें बता दूं, फिर उसके बारे में संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, द, ऐसे लिखा मिलता है आपको मोस्ट ऑफ डीएनए द मैजिक मॉलिक्यूल, यानी एक जादुई कण है ये मॉलिक्यूल, ये क्या है कि जादुई कण है, ठीक है, जो क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ भी कहलाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। हटाने की बात नहीं है, ये बार बार याद करवा दूंगा आपको लास्ट तक, ठीक है ना। इसे और क्या कहा जाता है जी, डीएनए को कहा जाता है जी ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल प्रिंट करके रखता है आपकी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को। ये लिखा नहीं था क्या, ये लिख दिया था, लिख लेना अगर पीछे नहीं लिखा तो। डीएनए क्या करता है, स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ना है। यानी डीएनए क्या करता है, आपके जैविक सूचनाओं को संग्रह करता है, सूचनाएं क्या करता है, संग्रह करता है, ठीक है। ऑल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये बात, स्टोर इन डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ये बात लिख देना। यानी किसी भी जीव की सारी सूचनाएं कहाँ इकट्ठी होती है, जीव की सारी सूचनाएं डीएनए में संग्रह होती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे संग्रह होती है, डीएनए में संग्रह होती है, ठीक है। और क्या होता है जी, और संग्रह होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसे डीएनए फिंगरप्रिंट, या इसे क्या बोलते हैं, डीएनए टेस्ट बोलते हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट, आपको मैं बता दूं, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, जैसे हाथ है मान लो ये आपका कोई भी, ठीक है। एक और बना देता हूं, तो ये तो आपने इसको कर दिया। अगर इसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तो हो सकता है आपने उंगली बदला ली हो, आपने अंगूठे, इस अंगूठे का इस पे, इसका इस पे चढ़ा लिया, हो सकता है दूसरे के अंगूठे की आपने चमड़ी चढ़वा ली हो, ठीक है ना, फिल्मों वगैरह में देखते हो। तो ये कोई मतलब पक्का प्रूफ नहीं है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए जो होते हैं ना, डीएनए वो उसके अंदर हमेशा क्या पाई जाती है,
बदलाव पाया जाता है। आपका डीएनए किसी के डीएनए से मैच नहीं करता, एज इट इज 100%, चाहे कोई भी हो विश्व में, ठीक है। तो ये पता करने के लिए, कुछ चीजों का पता करने के लिए लास्ट टेस्ट जो होता है ना, वो डीएनए टेस्ट होता है। क्या पता करने के लिए, ये फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। इनके बारे में क्या क्या कोड पहचाने जाते हैं, इसके भी जो कोड किससे मिल रहे हैं, किस प्रकार से, ठीक है। एक तो रेपिस्ट हो गया, जो बलात्कारी होते हैं उनके, आप सीधा लिख लो क्रिमिनल। अपराधी जितने भी होते हैं, अपराधी जितने भी होते हैं ना, ठीक है, उनको पहचानने के लिए लास्ट टेस्ट किया जाता है डीएनए टेस्ट, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स जो होते हैं, यानी माता पिता का पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट। अब डीएनए टेस्ट से क्या पता चलेगा, क्योंकि माता पिता की इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर लेके आया था वो कुछ बहुत ज्यादा मैच करेगी। यानी किसी का पिता का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए। अब ये कह दे कोई, मान लो कोई बड़ा आदमी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, और कोई भी ऐसा कह दे मेरा बाप तो ये है, अब इसके तो समस्या होगी ना, पहले एक दो थे और जायदाद बटेगी, अब तो उसको भी संभालना पड़ेगा। पहले मान लो 2 थे तो एक और हो गया, 3 हो गया। तो इसका समाधान क्या है, लास्ट समाधान है इसका डीएनए। डीएनए से पता चल जाएगा ये इसका बाप है या नहीं है, ठीक है। अपराधी का पता लगाने के लिए, अपराधी कोई भी अपराध करेगा ना, मान लो कोई भी अपराध करेगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो वहां गिरा होगा। जैसे मान लो मांस का टुकड़ा गिर गया, कोई भी क्या गया, मांस का टुकड़ा गिर गया, उसके अंदर क्या है, कोशिका, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्र, कर केंद्र, केंद्र, डीएनए पता लगा लिया जाएगा ये डीएनए किसका, क्योंकि वो पकड़ा जाना भी जरूरी है ना उसका डीएनए, उससे डीएनए से मैच तभी तो हो पाएगा, डीएनए मैच कर गया। रेपिस्ट बलात्कारी, मान लो बलात्कार करते समय उसके बाल भी झड़ गए, ठीक है, तो उसके बाल के अंदर क्या है, कोशिका, कोशिका के अंदर क्या है, डीएनए का पता लग जाएगा। माता पिता का यानी पिता का डीएनए लिया जाएगा, उसके बाद लड़के का लिया जाएगा, वो जो कह रहा है मेरा बाप ये, ठीक है। तो इसके डीएनए और इसके डीएनए मैच कर गया तो इसका पिता है, नहीं किया तो इसको 420 में ठोक दिया जाएगा। चलो ठीक है। तो पिता का पता लगाने के लिए, माता का पता लगाने के लिए, या क्रिमिनल अपराधी वगैरह का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। यानी मेरा ये डीएनए एक बाल भी मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। क्लियर है बात? मैंने क्या किया है, तो ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इससे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव होती है, ठीक है। कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब क्या पढ़ना है, देखो डीएनए है ना, ये किसी भी स्पेसीज के अंदर इनकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इनकी संख्या क्या होती है, संख्या क्या, डीएनए निश्चित होते हैं, ठीक है। यानी बंदर के अंदर है, मान लो, तो बंदर क्या है, स्पेसीज मान लो, उसके अंदर क्या है, जितने डीएनए होंगे दूसरे बंदर में भी उतने ही होंगे, ठीक है ना। मानव है, मानव में जो होगा, आगे बताऊंगा क्या है, मानव में होगा, सभी मानव के अंदर उतने ही डीएनए मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनकी निश्चित संख्या होती है किसी भी। हाफ बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले ये क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। कोशिका विभाजन से पहले, कोशिका, 3 बातें याद रखनी है, विभाजन से पहले ये आधे हो जाते हैं। कोशिका विभाजन से पहले क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। किसी भी स्पेसीज लिख लो यहाँ पे, स्पेसीज में इनकी संख्या क्या होती है, सेम स्पेसीज में सेम डीएनए मिलेंगे, ठीक है ना। जितनी उनकी लंबाई होगी सेम ही उस दूसरे में होगी, ठीक है ना। क्लियर है? उनके अंदर वेरिएशन तो आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ मिलते जुलते मिलेंगे। यानी बंदर के डीएनए, हमारे डीएनए, या हमारे डीएनए किसी भी दूसरे से डीएनए की बहुत ज्यादा चीजें हमसे मिलती जुलती मिलेगी। हो सकता है हाइट ना बढ़े, हो सकता है अपनी कुछ भी, मतलब अपने अंदर उनसे फिजिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है किसी अलग प्रकार के हमारे बाल क्या है, स्पेन है, लेकिन डीएनए की मोस्ट ऑफ चीजें है ना उससे मैच करती होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वो तो उसी के अंदर सीमित हो रहा है ना। इंसुलिन बन रहा है, वो सेम बन रहा है ना उसके अंदर, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी
आगे पीछे हो सकते हैं। तो कोशिका विभाजन से डबल क्यों हो जाते हैं? तो आप यहाँ पे एक बात लिख दीजिए, गेमेट हैव हाफ डीएनए, यानी युग्मक होते हैं जो, तो युग्मक में आधे डीएनए पाए जाते हैं, आधे डीएनए पाए जाते हैं। अब युग्मक के अंदर आधे डीएनए किस प्रकार से पाए जाते हैं? आप बताओ जी, कोशिका विभाजन से पहले आधे होना जरूरी है क्या? निश्चित है, ये बात तो निश्चित बता दी मैंने कहा ये जी क्रोमोसोम है, ये मान लो, ठीक है। पहले ये क्रोमोसोम था, इन्होंने क्या बनाया, एक अपना एक डुप्लीकेट बना लिया यहाँ पे, यानी डुप्लीकेट बनाया तो इसके अंदर जब डीएनए थे उन्होंने अपनी कॉपी कर दी, ठीक है ना, और कॉपी करके ये बन गए, यानी क्रोमोसोम यहाँ से टूट जाएगा, मान लो यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना, और यहाँ से टूटने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से आपने देखा स्पिंडल फाइबर देखा होगा, नहीं तो आपने कोशिका विभाजन पढ़ा नहीं होगा, इस प्रकार से एक दूसरे से अलग चले जाएंगे, ठीक है। अब जो डीएनए इसमें थे, पूरे में थे, जो क्या हो गए, आधे हो गए, ठीक है ना, आधे हो गए, चलिए। अब तो इस गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, उनकी संख्या आधी हो जाती है, उसके साथ डीएनए भी क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। यानी युग्मक क्या है जी, जैसे स्तंभ है, यानी शुक्राणु, शुक्राणु में क्या पाए जाएंगे, आधे डीएनए पाए जाएंगे और कोशिका से। स्पर्म के बाद आपका आंसर आता है जी, ओवम क्या है, गैमेट है जी, क्या है जी, अंडाणु क्या है, गैमेट है, उनमें आधे डीएनए। अब इनको मिलकर बनेगा एक टोटिपोटेंट सेल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोट, यानी युग्मक, ठीक है, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में आधे इसके टोटल इसमें क्या हो गए, डीएनए पूरे हो गए जितने चाहिए थे, ठीक है ना, क्योंकि आधे आधे लेके आएगा, नहीं तो आधे इधर से आधे पूरे आते तो इसमें दोगुने हो जाते। तो जाइगोट आगे डीएनए उतने रखने, इसलिए आधे डीएनए आधे यहाँ से जाइगोट में पूरे मिलेंगे हमें। क्लियर है क्या बात, जाइगोट। अब इन दोनों का इसमें कुछ वेरिएशन भी मिलेगा, म्यूटेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आधे गुण यहाँ से आधे गुण यहाँ से, इसमें म्यूटेशन मिलेगा। क्लियर है बात। टोटिपोटेंट एक नाम लिया मैंने, टोटिपोटेंट वो सेल होते हैं जो एक सेल के द्वारा, एक सेल क्या है, जाइगोट क्या एक सेल है, और जिसके द्वारा पूरे मानव का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं टोटिपोटेंट। तो चार बातें बताई मैंने। डीएनए किसी भी स्पीसीज जो होते हैं वो सेम स्पीसीज के अंदर सेम डीएनए मिलते हैं अमाउंट के अंदर, उनकी लंबाई सेम होगी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा मैंने बताया गैमेट जो होता है ना, गैमेट उसमें आधे डीएनए मिलते हैं, और कोशिका विभाजन से पहले आधे होना जरूरी है, क्योंकि कोशिका विभाजन माइटोसिस होगा, कोशिका विभाजन से पहले कह रहा हूं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। किस प्रकार से हो जाते हैं मैंने फिर बताया, कोशिका विभाजन होगा तो आधे आधे इसमें चले जाएंगे और आधे इसमें, और ये पूरे का निर्माण कर लेगा, ये भी पूरे का निर्माण कर लेगा, यानी इसमें डीएनए जितना था पहले इसमें, ठीक है ना, माइटोसिस बोलते हैं इसको, समसूत्र विभाजन, तो आधे हो जाए, ये बात भी याद रखनी है। कंफ्यूज होंगे, पक्का होंगे, सर थोड़ा समझ में नहीं आया, लेक्चर को दोबारा देख लेना, जो पढ़ने के इच्छुक है, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है तो जरूरी नहीं है भाई कुछ भी यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीजें बहुत मेहनत के बाद बताई जाती है। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम डीएनए के प्रकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर आप भागने वाले हो, पक्का गारंटी देता हूं। अब टाइप अलग अलग प्रकार के टाइप के होते हैं जी डीएनए। अगर बेस ऑफ, किसके बेस पे, स्ट्रैंड, अगर लड़ी के हिसाब से देखा जाए, लड़ी बता देता हूं मैं, हेलिक्स बोलते हैं जिसे, उसके बेस पे, बेस वो अच्छा नहीं लगता, और लिखो यहाँ पे, ठीक है, लड़ी के हिसाब से। तो एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी एक डीएनए तो ये है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, संरचना तो बहुत अच्छे से समझानी है मुझे। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है इसके अंदर, ठीक है ना, एक स्टैंड है तो
आपका होगा जी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये एसएस। और अब मैं कह दूं ये क्या है जी, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड है जी, दो लड़ी है जी, एक ये होगी एक ये होगी, तो आप क्या कह दोगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल दोगे इसको। ठीक है, मोस्टली जो जीव होते हैं ना, मोस्टली डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ज्यादातर जो डीएनए पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है जी, कुछ वायरस भी है। ठीक है, वायरस जो होता है ना, अब यहां से क्वेश्चन बताने का मतलब क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, वायरस होता है। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं, जैसे मैं एक वायरस का नाम लिखना चाहूं तो क्या है उसका नाम, पोलिमा वायरस हो गया जैसे। ठीक है, पोलिमा वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है जो हमारे, वो है सिंगल स्टैंडर्ड। बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ हमारे अंदर कौन से पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड। आपने याद रखना है हमारे अंदर, यानी मानव के अंदर मोस्टली, तो आप मानव के अंदर याद करो, मानव में कौन से डीएनए पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। तो आपका होगा जी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देखे गए हैं किसमें, वायरस के अंदर, जीवाणु के अंदर, कुछ जीवाणु के अंदर, सभी जीवाणु के अंदर नहीं, क्योंकि विषाणु के अंदर। हमने बताया था डीएनए आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके बाद डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड। ये बातें हमने की थी वहां पे, याद करो, वायरस पढ़ाया आपने तो, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन बताना जरूरी था। मानव में कैसा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद संरचना के आधार पे देखा जाए, ठीक है, या उसकी पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, या उसकी संरचना के हिसाब से देखा जाए, तो एक तो होता है मेन डीएनए, क्या बोलते हैं, मेन डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य डीएनए, मुख्य डीएनए। और एक होता है जी सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, यानी वृत्तीय डीएनए। ठीक है, इस मेन डीएनए को क्या कहा जाता है जी, मेन डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डीएनए। काम टेढ़ा है, थोड़ा सा याद रखो, नाभिकीय डीएनए कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डीएनए हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, यानी जो डीएनए कहां से, न्यूक्लियर से बाहर है। मुख्य डीएनए कहां मिलेगा जी, केंद्रक में मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा। कहां मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा। और केंद्रक में किसमें मिलेगा, गुणसूत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा, गुणसूत्र में मिलेगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए कहां मिलता है जी, सर्कुलर डीएनए आपको मिल सकता है जी वृत्तीय, यानी यार सीधी सी बात है। मेन डीएनए क्या क्या है, इस प्रकार से लड़ी बनी होगी उसकी, सीधा सा देखो, ये हो गया, फिर ये, ठीक है ना, यानी एक तो ये है और एक ये। 3D आकृति में समझना पड़ता है इसको समझने के लिए, इस प्रकार से। ये तो मेन डीएनए बताऊंगा थोड़ी देर में, सब संरचना अच्छे से पढ़ेंगे। सर्कुलर डीएनए क्या है, इस प्रकार से घूमा हुआ है अपने आप में, ठीक है, गोल गोल। तो सर्कुलर डीएनए जो होता है ना, वो प्लांट में किस किस में पाया जाता है, तो आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, यानी अपना डीएनए कौन सा कोशिका में रखता है, अपना डीएनए किसके पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाता है आपको। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, यानी केंद्र के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, याद रखना। मेन डीएनए नहीं होता, सर्कुलर डीएनए होता है अपने आप का, कुछ काम करने के लिए स्पेशल चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद प्लांट के अंदर एक होता है प्लास्टिड, याद करो आप, प्लास्टिड यानी लवक के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है, ठीक है। और उसके साथ उसके केंद्रक में डीएनए होता है, केंद्रक में मेन डीएनए होता है और इनके अंदर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। अब एनिमल सेल की बात करें, यहाँ पे सेल लिख लेना, यानी जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में सर्कुलर डीएनए कहां पाया जाता है? तो प्लास्टिड तो होता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात भी याद रखनी है आपको, रिपीट होता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सूत्र कणिका मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे निशान लगाना है, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं लवक में पाया जाता है, आपको कहते हैं पादप कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में। ये कहते हैं ए व बी दोनों, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए बी दोनों रहेगा। इस बात को याद करना है, लवक प्लास्टिड याद करना है, ध्यान दे लो इस पे, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपने बहुत पढ़ा होगा, लव नया पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? सर्कुलर यानी वृत्तीय डीएनए, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ जी, बात क्लियर है। अब भी नहीं हुई तो कितना टाइम ले रहे हैं पढ़ने में कोई चीज को? ये तो बात हो गई एडवांस इस बात। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, क्या जितने हो सका उतने स्टार डाले भाई, ठीक है। एक डीएनए और होता है जिसकी संरचना अलग है, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कहां पाया जाता है? ठीक है, यानी एक्स्ट्रा का मतलब अन्य गुणसूत्रीय वृत्तीय डीएनए कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो होता है ना, वो पाया जाता है बहुची प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता, ये याद करना, प्रोकैरियोटिक में कोशिका या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिख लो, जिनके अंदर क्या नहीं होता? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता, ऑर्गेनिज्म यानी कौन से? प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा, सभी में नहीं कह सकते हो, मोस्ट ऑफ कह सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर डीएनए है, यानी डीएनए ऐसा डीएनए है, ठीक है, ऐसा डीएनए कहां पाया जाता है जी? किसमें? एक एग्जांपल दे दो। बैक्टीरिया क्या है जी? बैक्टीरिया क्या है जी? प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु क्या है जी? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया के अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है जी? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। नाम याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप याद आ जाएगा। देखो, एक्स्ट्रा है, सर्कुलर वृत्तीय है, ठीक है ना। 2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा, ये बता देता हूँ आपको, जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो पीछे लेक्चर गया है ना, उनमें जो नहीं पढ़ना चाहते, 10 में से 5 ही नंबर लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट साइंस में, तो वो वहां से देख सकते हैं, वहां पर खत्म हो गया। यहाँ पर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ेंगे, आज के बाद कोई भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोकैरियोटिक जीव में कहां पाया जाता है जी? आप कहोगे जी साइटोप्लाज्मा में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। वो कहाँ है जी? केंद्रक में। तो किस में? यूकैरियोटिक में कहां पाया जाता है जी डीएनए? केंद्रक में। प्रोकैरियोटिक में कहां पाया जाता है? कोशिका, तो इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं, कोशिका द्रव्य में। इसको नाम क्या दिया जाता है जी?
प्लाज्मिड दिया जाता है, याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरिया में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, या प्रोकैरियोटिक जीव में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है जी? प्लाज्मिड को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी अनुवांशिक। यहां से 5 क्वेश्चन बनते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं जी। क्वेश्चन आते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। एक क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या है जी? अनुवांशिक पदार्थ है प्रोकैरियोटिक जीव का। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीव में कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक नहीं होता। याद करो, केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। केंद्रक होता जरूर है, लेकिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, अविकसित होता है। तो आप कह दो नहीं होता, एक बार सोच लो, नहीं होता, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये अनुवांशिक पदार्थ है जो बैक्टीरिया के सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वो कौन है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या? तो आप कहोगे जी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ही प्लाज्मिड है। जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मिड पाया जाता है, तो ये डीएनए है, याद रखना। तो प्लाज्मिड यानी जीवाणु के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ जो गुण है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे जीवाणु में लेके जाएगा, या प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर लेके जाएगा। वो क्या लेके जाएगा? प्लाज्मिड लेके जाएगा। क्लियर हो जाता, यानी हो गई क्या? ठीक है। अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आप जीनियस हो, नौकरी पक्का। ठीक है ना, लिखवा के ले लो, इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती ना, वो मोस्ट ऑफ अच्छी होती है, इग्नोर करते हो। आपको चाय अच्छी लगती है, मान लो, तो चाय अच्छी होती नहीं है, आपको लगती है। ठीक है ना, कॉफी हो गई, शराब हो गई, ये चीजें अच्छी होती नहीं लेकिन आपको लगती है। ठीक है, लेकिन आपको जब दिया जाता है ना करेले का जूस, तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद बहुत होता है। करेले का जूस पीना है यहाँ पे, ठीक है ना, करेले का जूस पियोगे, सेहत बनी रहेगी, तरोताजा। ठीक है, अच्छी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, जॉब के लिए पढ़ना हमें पड़ेगा, जॉब के लिए, जॉब से के लिए जोर मारना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है डीएनए की, वो भी मजे से। ठीक है, इस सीजन में अब पढ़ते हैं जी डीएनए का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? अभी तो बाकी पड़ा लेक्चर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आप पढ़ोगे जी डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर, इतने लंबे लेक्चर होते हैं, तो चाहे अपने को लग जाए कितने महीने, इसी तरीके से करवाएंगे। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए और वापस भी नहीं आएंगे। डीएनए संरचना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ये ना कहें सिलेबस जल्दी करवा दो जी। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज को समझना है, दोबारा नहीं करना हमें सिलेबस, एक ही बार करना है। क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, स्पेशल चल रहा है, बहुत जबरदस्त। कोई इंडिया का 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, ठीक है ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो चैप्टर हो गया। मैंने बताया जी ये क्या है जी, डबल रिवर्स हेलिक्स या हेलिकल मॉडल है, यानी ये दोहरा। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, हेलिक्स, हेलिक्स से लिख लो भाई, लड़ी नहीं आएगा यहाँ पे, मॉडल आएगा। इसके बारे में किसने बताया जी? वाटसन, थोड़ी देर पहले तो बताया था, एंड क्रिक ने बताया था। हेलिक्स मॉडल में क्रिक, किसने बताया था? क्रिक ने बताया था। इसके अंदर वाली संरचना है ना, वो क्या है, इसको तोड़ते हैं आप। किस प्रकार से तोड़ते हैं? डीएनए क्या है जी? न्यूक्लिक एसिड है इसमें। ये क्या है? पॉली
एक क्या है, पॉलीमर है, यानी चेन है, ये एक प्रकार की श्रृंखला है। किसकी चेन है जी? ठीक है, दोबारा समझा दूं, किसकी चेन है, समझने के लिए एक बार लिख रहा हूं। पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्या इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड है? लिख लो यहां पे, पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, एक श्रृंखला से लड़ी सी बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फोरस, एसिड, यानी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस अमल। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, फॉस्फोरस का हमारे शरीर में क्या है? फॉस्फोरस एक तो डीएनए का निर्माण कर रहा है, देख लो, और दूसरा एटीपी का निर्माण करता है। ऐसे भी क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं। एटीपी के अंदर की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी फुल फॉर्म याद होगी तो ये फॉस्फेट का निर्माण करेगा, ठीक है। और डीएनए के अंदर क्या मिल रहा है हमें? फॉस्फोरस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोसाइड है जी, इसमें न्यूक्लियोसाइड है जी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो को कर दो साइड में, न्यूक्लियोसाइड, नाम न्यूक्लियो है, न्यूक्लियो का मतलब केंद्रक है, केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड नाम है। पॉलीन्यूक्लियो, यहाँ पे फिर वो न्यूक्लियो है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब ये क्या है जी? इसमें पाया जाता है जी एक तो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जी, नाइट्रोजन है क्षार पाया जाता है। और क्या पाया जाता है जी? पेंटोज शुगर पाई जाती है जी, शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर, याद करो, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही लिख लो इसको, आप काम आएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शुगर बोला जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड के अंदर नहीं बताया था क्या? हेक्सा, हेक्सोड, ठीक है ना। अब मोनोसैकेराइड पढ़ो वहां पर जाके। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है इसमें? जिसमें कार्बन क्या पाए जाते हैं? 5 कार्बन पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है? 5, यही फार्मूला होता है CHO। इसके अंदर अगर 5 कार्बन है ना, क्या है? 5 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर बोलेंगे मोनोसैकेराइड के अंदर, ठीक है। तो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार की है जी, एक तो छोड़ दो, डीएनए की बात कर रहे हैं, तो पेंटोज शुगर कौन सी होती है? इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसमें, याद रख लेना, ठीक है जी। नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं जी? नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं जी? यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लिख लो, एडेनिन होता है जी, समझ लो एक बार, ठीक है ना। गुआनिन होता है जी, इसके सामने होता है जी थाइमिन, यहां से कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग ये है उसकी, थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहीं पे ठोक दो यहाँ पे, लेकिन रिलेट कर सकते हो, विटामिन B का नाम है वो थाइमिन, स्पेलिंग में फर्क है। ये क्या है? क्षार है वो विटामिन का। ये होता है जी साइटोसिन, साइटोसिन, ये क्षार होते हैं डीएनए के अंदर 4। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखो, आपने हमेशा पढ़ा होगा, एक रट्टा मारा होगा, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है, क्वेश्चन भी आया था। कितनी पेंटोज शुगर पाई जाती है? 2 पेंटोज शुगर पाई जाती है। डिऑक्सी राइबो कार्बोहाइड्रेट है ये, डीऑक्सी क्यों बोला गया है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, एक
ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी बोल दिया जाता है। राइबोज शुगर जो होती है आरएनए में पाई जाती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, परिपूर्ण होता है। उस वाली शुगर से इस वाली शुगर में ऑक्सीजन की एक कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी शुगर कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी इसमें शुगर है, ठीक है। राइबोज डीऑक्सी राइबोज इसमें शुगर है, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक के अंदर पाया जाने वाला अम्ल किस नेचर का, एसिडिक नेचर का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या रखा है, क्योंकि एसिडिक है ये, फास्फोरिक एसिड के कारण, ठीक है, ये बात याद रखना। चार इसमें क्षार होते हैं जी, हाँ जी होते हैं। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमीन के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, एडेनिन, गुआनिन, क्या हो रहा है भाई, साइटोसिन, थायमीन, वहां पर थायमीन मिल जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यानी डीएनए जो है पॉलीमर है, पॉलीमर चेन है। पॉलीमर का मतलब अनेक प्रकार के किससे, एस्टर से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर क्या है जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जी। मोर पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से बना हुआ है जी। न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ जी, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस से बना है। नाइट्रोजन बेस कितने हैं जी, 4 प्रकार के हैं। शुगर कौन सी है जी डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है, ये बात याद करनी है, ऐसे याद करना। अब यहाँ से 4 आपको इनमें से दिया होगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ी देर याद रखो। डीएनए में टी है, डीएनए में क्या, ए के साथ डीएनए में टी है और जी के साथ डीएनए में सी। ये हमेशा ए के साथ टी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा, किसमें, डीएनए में, क्योंकि आगे मैं संरचना बनाऊंगा तो कंफ्यूज मत होना। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो थोड़ा क्या हो गया, मजबूत बॉन्ड है, बंद है। यानी ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्षार आपस में किस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और गुआनिन साइटोसिन से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ट्रिपल, यानी 3 बंधों से जुड़ा होता है। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है जी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे तो आप बता देंगे। अब इस बात को छोड़ दो, आप ऐसे समझो इस बात को, ठीक है। अब आपको हेलिक्स मॉडल बना के दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो मॉडल नहीं है फिल्मों में देखते हो, यहाँ पे मॉडल डीएनए का बनेगा, ठीक है। ये हो गया जी डीएनए। देखो इस प्रकार से हम डीएनए बना लेते हैं, हम सोचते हैं इस प्रकार का होता होगा, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। देखो इसको अगर सीधा करते हैं तो ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देगा। और इस प्रकार से इसमें कुछ जुड़े मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, क्या मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। मैं बता दूंगा, मुझे पता चल जाएगा, आपको भी चल जाएगा। इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इस बात को क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार से घुमा दो। मान लो आपने कोई चीज ले रखी है, रबड़ की या प्लास्टिक की या कोई भी चीज जो घूम सकती है, यानी एक सीढ़ी सी ले ली। सीढ़ी को आप ऐसे करोगे तो उसके अंदर क्या आगे, मोड़ से आगे, ठीक है ना, मोड़ से आगे। तो इस प्रकार से करने से इसका जो संरचना बनेगी ना, वो बन जाएगी इस प्रकार से। आप ऐसे बना सकते हो इसको, ठीक है। मैं इसको प्लेट से बना देता हूँ, देखो ये यानी ये क्या है, इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके साथ ये इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये तो इधर ही आएगा ना, या किधर आएगा। अब इसका ये फ्रंट दिख रहा है ना, तो ये इधर वाली साइड इसका बैक दिख रहा है, याद रखो इस बात को, ठीक है ना। इधर वाली साइड इसका क्या दिख रहा है, ये बैक दिख रहा है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, 3D स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन 2D बोर्ड पे 3D तो बन ही नहीं सकता। ये इधर से आगे से वापस घूमेगा, मान लो ये इसका स्ट्रैंड है जो, और ये इसके साथ ही घूमेगा, ठीक है। यानी ये क्या है जी, इसका
इस प्रकार से मान लो, ठीक है। यानी अगर इसका ये वाला फ्रंट है ना, ये वाला दिख रहा है, तो इसके पीछे वाला भाग इसमें दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या लगे होंगे, कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे, यानी ये क्या इस प्रकार से जुड़े होंगे, ये पट्टी से आप फ्लैट की तरह मान लो, आप फित्ते की तरह, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लड़ी सी चलती जाएगी। यानी इसको अगर सीधा किया जाए ना तो इस प्रकार से दिखाई देगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, डबल हेलिक्स हो गई। क्लियर की बात है, मॉडल है, याद रखो, ठीक है। लड़ीदार संरचना है, सीढ़ी की तरह ही, सीधा किया जाए तो ऐसा दिखाई देगा। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, और छोटी सी समझने के लिए। अभी तक तो ये चीज सब बिल्कुल क्लियर करवा के जाऊंगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो यहां पर क्या है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। बता देता हूं आपको, अच्छी सी बात बताता हूं आपको, ठीक है ना, सीधा ही समझ लो इसको। ठीक है, ये आपका है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये आपकी है शुगर, और ये आपकी क्या है जी, ये क्या बच गया, नाइट्रोजन बेस है, या नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजन क्षार है। इसके आगे फिर एक क्या होगा, फास्फोरस होगा। इसके आगे फिर समझ लो, इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये शुगर है जी, ये क्या फास्फोरस है, फिर यहाँ पर क्या है जी, एक नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। सीधा ही बना देता हूँ मैं, ये बना देते हैं यार, ठीक है। इस बार ये नाइट्रोजन है, इधर से भी एक ऐसा नाइट्रोजन है, सीधा बना देता हूँ मैं, ठीक है, टाइम खराब ज्यादा हो, समझना ज्यादा नहीं है इसको। इससे कोई ये जुड़ा हुआ है, मान लो ये शुगर जुड़ी हो, यहाँ पर क्या है फास्फोरस, फिर इधर सेम का सेम एक फास्फोरस, और इस फास्फोरस से क्या जुड़ा है, एक शुगर और जुड़ी है, ठीक है, और इस शुगर से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा। इस नाइट्रोजन बेस के अंदर बीच में बॉन्ड है, और ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। तो इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस को क्या कहा जाता है, फास्फोरस और शुगर दोनों को कहा जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। लिखना है तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, पेपर क्लियर करना है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बैकबोन ऑफ डीएनए किसे कहा जाता है, फास्फोरस और शुगर को, फास्फोरिक एसिड और शुगर को कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है जी, शुगर है, सॉरी फास्फोरस, यहाँ पे क्लियर हुई बात क्या। यानी ये वाला हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे बनाया जाए तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसे मणके से पोए होते हैं इसके अंदर, मान, ठीक है ना। ये क्या है जी, ये क्या है जी, ये है जी फास्फोरस, ठीक है, और ये क्या है जी, बीच में इसके शुगर है, ठीक है। अरे ये क्या, मान लो ये क्या है, शुगर है, ठीक है, और ये क्या है जी, फास्फोरस, यहाँ पे इसका फास्फोरस है, दिखाएगा नहीं दिखेगा, ये बनाने में ऐसे बना दिया, और ये नाइट्रोजन क्षार है जी, कोई भी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लड़ी बनेगी, इस प्रकार से क्लियर हुई बात। अब इस प्रकार की लड़ी बनी, एडेनिन कहाँ जुड़ा है, थायमिन कहाँ जुड़ा है, इस चीज को हम समझ लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यानी इस बॉन्ड को मैंने एक बताया था, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करवा के जाऊंगा टेंशन। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया क्या, या नहीं हुआ, कर लेंगे इसको, टेंशन मत ले, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये याद करो। अब देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डीएनए है जी, हाँ जी डीएनए, डीएनए किससे बना है जी, पॉली, छोटे लिखूंगा मैं,
पॉलीपेप्टाइड से बना है जी, पॉलीपेप्टाइड से बना है। आपसे पूछे डीएनए किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड से बना है। डीएनए क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, सीधा कह सकते हो, इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अरे पॉलीपेप्टाइड कहाँ हो गया, अरे पहले भी बोलो पॉलीपेप्टाइड लिख दिया था क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। यानी ये क्या है, चेन है, पॉली जहां पे मिल जाए उसका मतलब एक चेन से नजर आएगी। ये किससे बनी है जी, ये दो चीजों से बनी है जी, किससे बनी है जी, एक तो याद कराने के लिए रिवीजन कर लो साथ साथ में, फोस्फोरिक एसिड से बनी है जी। दूसरा इसमें क्या है जी, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है जी। न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी दो चीजें होती है जी, हाँ जी, क्या होता है जी, पेंटोज शुगर है जी, हाँ जी, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और इसके साथ में क्या है जी, नाइट्रोजनस बेस है जी। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं जी, 4 होते हैं जी, होते तो 5 है लेकिन डीएनए में कितने, 4, आरएनए में भी 4 होते हैं, 4 होते हैं जी, कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। एडेनिन होते हैं जी, हाँ जी होता है, ठीक है, गुआनिन होता है जी, थाइमिन होता है जी, और क्या होता है जी, थाइमिन के साथ है इधर वाला साइटोसिन होता है, ठीक है। एडानिन जी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है थाइमिन के साथ हमेशा, और गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा डीएनए में। पेंटोज शुगर कौन सी होती है, तो आप कहोगे जी डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। एक ऑफलाइन की तरफ बढ़ा रहा हूं आपको भी, एक भी बात डाउट नहीं रहे आपके दिमाग में, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजन बेस से क्या क्वेश्चन आते हैं जी, बता तो दो एक बार, ये तो आपने बहुत बार रिपीट सुना होगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। यहां से पहला क्वेश्चन आता है, एटानिन या एडेनिन हमेशा जुड़ा होता है, बता देता हूं, ऑप्शन ए गुआनिन से, ठीक है, ऑप्शन बी, या मैं इनको भी थोड़ा सा बांट दूं क्या एक बार, तो बांटना है नहीं बांटना, बता दो एक बार, मैं लिख देता हूं। ये दोनों है ना, ये दोनों को बोला जाता है प्यूरिन, ठीक है, नाइट्रोजन 2 प्रकार के, आगे 4, इन्हें बोला जाता है पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, ठीक। तो प्यूरिन किससे जुड़े होते हैं, पिरीमिडीन से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रख लेना, पिरीमिडीन, ये दोनों क्या है, पिरीमिडीन, ठीक है। बी पार्ट है ना, बी ऑप्शन आपका साइटोसिन, सी ऑप्शन आपका थाइमिन, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, एडेनिन हमेशा किससे जुड़े होते हैं, थाइमिन से, किससे जुड़े होते हैं, थाइमिन से, किससे जुड़े होते हैं, थाइमिन से, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ये आ जाता है, गुआनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है, ऑप्शन बदल देगा, एडेनिन दे देगा, तो गुआनिन जी हमेशा सी के साथ जुड़ा होता है, जी किसके साथ है, सी के साथ, साइटोसिन के साथ, बात याद रखनी। आपसे अब ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक और ये लिख लो गुआनिन, और ये 10 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, मैं जो बता रहा हूं आपको। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, अब आपको एक भी पता नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यूरेसिल, ये 4 ऑप्शन हो गया। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन पाया जाता है, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है,
ये आरएनए में पाया जाता है। किसकी जगह जी, ठीक है ना, प्लेस ऑफ थायमीन की जगह पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं, आरएनए की संरचना बताई नहीं अभी तक। तो यूरेसिल नहीं पाया जाता किसमें, डीएनए में, थायमीन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखनी है इस बात को बिल्कुल क्लियर से। नाइट्रोजन 4 ठीक है। इस प्रकार से एक लड़ी बन गई। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जी यहाँ से, और क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। पेंटोस शुगर में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो इस चीज को, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इस चित्र को आप ऐसे ऐसे उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लो और ऐसे ऐसे उतार लो, ठीक है ना, यहाँ पे प्यूरिन लिख के, और ऐसे कैसे उतार लो। यहाँ से क्वेश्चन कितने भी आएंगे ना, आप कभी गलत नहीं करोगे, ये चीज आपको याद हो जाएगी। तो क्लियर है क्या बात, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे जैसे, तो वहां से रिकॉल हो जाएगा आपका सारा कुछ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी को जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है ना। एक लड़ी की तरह संरचना है जनाब, लड़ी की तरह, हाँ जी। इस प्रकार से आप वाला ही बना देते हैं, है तो गलत है लेकिन आप वाला ही बना देते हैं, आप जिस प्रकार समझते हो ना। ऐसे डीएनए ये 5 डेज से और ये 3 डेज से। इधर वाला क्या है जी, ये 5 डेज और मैं समझाने बैठ गया ना वहां पे फास्फोरस और वेबल्स के बारे में, तो दिमाग खराब हो जाएगा। रिवर्स है जी, 3 डेज 5 डेज, ये रियल संरचना है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, याद रखना। अब जोड़ के तो बता दो जी, वो कहां जुड़े थे, एडेनिन, ये क्या, ठीक है, ये जी इस प्रकार से इसमें लड़ियां लगी हुई है जी, ठीक। ये क्या है जी, शुगर है, ये क्या है जी, शुगर है, ये क्या है जी, शुगर है, ठीक है। आपको जैसा, ये क्या है जी, शुगर है, ये क्या है जी, शुगर है, ये क्या है जी, शुगर है। ये बीच में क्या है जी, बॉन्ड है, किसका बॉन्ड है जी, कौन सा है, डाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डाइएस्टर, क्योंकि यहां पर क्या मिलेगा आपको, फास्फोरस मिलेगा, क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। एसिड इस प्रकार से, एक इससे जुड़ा होगा, एक इससे जुड़ा होगा। फास्फोरस कहां था, ये बनाया था क्या, ये लड़ी एक इस प्रकार से जुड़ी होगी, एक इस प्रकार से जुड़ी होगी, ठीक है। बड़ी सी बना लेते हैं। एक ये लड़ी इस प्रकार से जुड़ी होगी, ये इस प्रकार से जुड़ी होगी, एक इस प्रकार से जुड़ी होगी, इस प्रकार से जुड़ी, इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये कौन से होंगे, क्या होंगे, आपको एक बार कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर एडानिन है तो ये थायमीन होगा, ये थायमीन है तो ये एडानिन होगा, ए टी है तो ये ए होगा, ये जी है तो ये सी होगा, ये सी है तो ये जी होगा, ठीक है। क्या है जी, नाइट्रोजन बेस 4 है। ये क्या है जी, पेंटोस शुगर है, और ये फास्फोरिक डाइएस्टर के द्वारा पी से जुड़े हैं, पी से, यानी ये बीच वाला बॉन्ड है जो क्या है, डाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा, फास्फोरिक डाइएस्टर बॉन्ड, जो यहाँ पे लिखा रखा है। यानी ये देखो सी से एन जुड़ा है ना, सी से एन नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसके बीच में एक बॉन्ड मिलेगा ये वाला, ठीक है ना, और एक किससे जुड़ा है, दूसरे नाइट्रोजन एडेनिन से, फिर क्या मिलेगी, एक शुगर मिलेगी। तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस बात को ऐसे याद करना है, ठीक है। तो एडेनिन, ये मतलब एडेनिन के थायमीन, एडेनिन, ठीक है, टी ए जी सी वगैरह वगैरह। तो डीएनए का ये हेलिक्स मॉडल है। इसमें क्या मिलेंगे, ये नाइट्रोजन 4 बीच में मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेंगे, ठीक है, फास्फोरिक एसिड मिलेंगे और शुगर मिलेंगे। अब ये मॉडल यहाँ पर लेंथ पूछी जाती है आपसे, ये सीधा ही बना लूं, मैं बता देता हूँ। यानी इसके अंदर क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 लिखा है, 5 है। इसमें कितने हैं जी, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, छोड़ दो ऊपर वाले को, अपने को क्या है, ये लो जी, ये लो जी, क्या लो, ये, ठीक है।
इस पूरे एक भाग को बोला जाता है कोइल। ये डीएनए पूरा आगे जाएगा, इस भाग को क्या बोला जाता है? एक कोइल बोला जाता है। ठीक है, कोइल बोला जाता है, या आप किसे बोल देते हो? ट्रन बोल दो। क्या बोल दो? ट्रन। या आप इसे क्या बोल दो? कुंडली बोल दो। क्या बोल दो इसे? कुंडली। जिसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पाए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दूनी 20 हो गए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें आप कह सकते हो 10 पेयर नाइट्रोजन बेस पेयर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एक पेयर में कितने हैं जी? 20 नाइट्रोजन। सॉरी, एक पेयर में 2 हो गए, टोटल कुंडली में कितने हो गए? नाइट्रोजन। पेयर पूछ ले, जोड़े पूछ ले तो कितने हैं? जोड़े तो 10 ही हैं एक कुंडली में, लेकिन नाइट्रोजन बेस कितने हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन तो जोड़े हैं तो 20 हो गए जी, 20 हो गए जी। कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस है ना, यानी ये नाइट्रोजन बेस मान लो और ये नाइट्रोजन बेस है, दूसरा नाइट्रोजन बेस ये है मान लो। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो इनके बीच की जो कितनी दूरी होती है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 34 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? यानी इन दो के बीच में जो है दूरी वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये इतने कितने हैं? 10 है जी। ठीक है, तो एक कोयल जो है, एक कोयल में कितने हैं जी? 10 जोड़े। ठीक है ना, यानी जोड़े ही गिनते हैं ना हमें तो, क्योंकि बीच में जगह तो ये तो एक हो गया। एक जोड़ 10 जोड़े, 10 जोड़े हैं जी। और एक जोड़े के बीच में है ना कितनी गैप है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? लंबाई मापने की छोटी इकाई है। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम क्या है? लंबाई मापने की छोटी इकाई है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य किसमें मापते हैं? याद करो, तरंग दैर्घ्य को मापने, वेवलेंथ को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 होता है। ठीक है ना, मीटर लिख लेना। नैनोमीटर में 34 क्यों लिखा जी? नैनोमीटर में 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। ठीक है ना, यानी एक 10 नीचे, इसमें क्या है? और फालतू, यानी एक 10 की पावर 9 है। इसका मतलब क्या? 10 की पावर -9। मैथ पढ़ते हो, एक 10 की पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है? -10। यानी एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है जी? ये होता है जी नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 9। ठीक है ना, याद कर लेना। तो यानी 10 कोयल हैं, एक कोयल में कितने पेयर हैं? 10 पेयर हैं। एक के बीच की लंबाई 3.4 है। तो आप क्या कहोगे जी? मैथ करवा रहा हूं, देखो मैथ भी करवा सकता हूं मैं, टेंशन मत लेना। कितनी हुई? 34 एंगस्ट्रॉम हो गई जी एक कोयल की लंबाई। एक कोयल की कितनी लंबाई होगी? इतनी हो गई जी। ठीक है, और एक सेल के अंदर है ना, एक सेल में कोयल पाई जाती है 6.6 × 10 की पावर 9। कितनी कोयल पाई जाती है? इतनी कोयल। एक सेल में डीएनए की लंबाई टोटल जो पूछ लो ना मैं, डीएनए की लेंथ कितनी होती है? तो आपके कुछ नहीं होगा, आप कहोगे जी 6.6 गुणा में कोयल लिख लो यहाँ पे, एक डीएनए में इतनी कोयल पाई जाती है। 6.6 गुणा में 10 की पावर है 9। और क्या हो गया जी? आपने बताया था एक कोयल के बीच की लंबाई कितनी है? एक, अब तो बताया था 34 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको अगर हम बता दिया जाए तो पूरी टोटल लंबाई कितनी हो जाए? एंगस्ट्रॉम को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मीटर में बदल लो इसको। 10 की -10, 9 से चला जाएगा 1, यानी क्योंकि यहाँ पे 9 है और नीचे 10। एंगस्ट्रॉम को आप ऐसे लिख लो 10 की पावर, यानी इधर 9 है, 9 तो इधर से इधर कट जाएगा ना,
बचा कितना, नीचे 10 बचा। इसको अप्रोक्सीमेट आप गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 2.2 मीटर आ जाएगा। यानी एक डीएनए की लंबाई, एक सेल में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर होती है जी। मान गया 2 मीटर लंबा डीएनए सेल में, 800 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं हमारे शरीर में, अंदाजा लगा लो। यानी डीएनए से आप कहां तक एक लड़ी को लेके जा सकते हो, लेकिन इनकी पैकेजिंग होती है, डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। अरे क्या हो गया, आप कहोगे जी 2 नाइट्रोजन सारे उसके बीच की लंबाई कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है जी, ठीक है। अगर वो कहते भी एक कोयल जो है वो कितनी है, यानी एक कुंडली है उसके अंदर कितने हैं, ऐसे 10 है, ठीक है। तो एक कोयल की लंबाई गुणा 3.4, टोटल 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर 34 एंगस्ट्रॉम है तो ऐसे एक डीएनए में कितनी लड़ी पाई जाती है, इतनी जी। तो टोटल लंबाई गुणा कर लो 34 एंगस्ट्रॉम से, 2.2 मीटर आ जाएगी लगभग। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी पूछे ना, ये पूछे तो आप बता देना 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इसके बीच की दूरी पूछे, ये दूरी है ना, ये दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, इससे ज्यादा क्या बताओगे। अब देखो एक बात और बताता हूँ प्यारी से आपको, ठीक है। समझ में आया ठीक है, ना आया तो स्किप कर दो। ये कहता हूँ मैं तुम्हारी बात, मेरा असूल है करवाऊंगा, करवाना ही होगा। क्वेश्चन जहां से आते हैं तो करवाऊंगा। आप इतना याद जरूर रख सकते हो, 2.2 मीटर तो याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए रखना ही पड़ेगा। एक सेल में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर तो याद रखना ही है। क्या करना है, ये तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। गुणा भाग ना करने आते हो, रट्टे मार लो, 3.4, ठीक है ना, 3.4 34, 6.6 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है ना, 2.2 मीटर, रट्टे मार लो भाई, ठीक। और आज के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आया और फिर कोई कमेंट करता है ना, कहेगा न्यूमेरिकल करवा दो, तो फिर आप पानी भी बोलेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताना प्यारे प्यारे। अब एक बात बताता हूँ मैं, डीएनए की पैकिंग और होती है भाई, क्या होती है डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग यानी ये पैकिंग किस प्रकार, क्योंकि 2.2 मीटर को संभालने के लिए क्या चाहिए, जगह तो थोड़ी सी चाहिए ना, ठीक है। तो वो किस प्रकार डीएनए की पैकिंग करने में कौन सा स्टोन, कौन सा प्रोटीन सहायता करता है, स्टोन प्रोटीन। याद रखना स्टोन प्रोटीन, बिना स्टोन प्रोटीन के कुछ नहीं होगा आपके कोशिका के अंदर, ठीक है। स्टोन प्रोटीन चाहिए जी, क्या चाहिए, स्टोन प्रोटीन, एविडेंट प्रोटीन है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा आवश्यक प्रोटीन है डीएनए की पैकिंग के लिए। अब ये एक डीएनए का गोला है, इसमें H1 2 छोड़ दो, ये क्या है, इस प्रकार से इसमें क्या लगे, मान लो एक गोला सा बनेगा यहाँ पे स्टोन प्रोटीन का, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके ऊपर से इस प्रकार से लपेटा मिलेगा आपको डीएनए, और लपेट के फिर आगे जाएगा, फिर दूसरा गोला आ जाएगा इस प्रकार से स्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर लपेटेगा, फिर दूसरा गोला आ जाएगा, गोले के ऊपर लपेटेगा, फिर यहाँ पर दूसरा गोला आ जाएगा, यानी ये डीएनए। तो ये बीच वाला डीएनए ना, इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। पूछ ले लिंकर डीएनए क्या है, लिंक करने वाला दोनों स्टोन प्रोटीन वालों। ये क्या है जी, स्टोन प्रोटीन है जी, आज बताया देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, स्टोन प्रोटीन, ये भी स्टोन, यानी इस प्रकार से लड़ी सी बनती जाएगी, ठीक है ना, एक एक जुड़ता जाएगा, कार्बन बनता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गई आगे, ये बन गई आगे, ये बन गई आगे, इस प्रकार से लड़ी बनेगी और स्टोन प्रोटीन हो गया, और इस चारों तरफ क्या लग जाएगा, नॉन स्टोन प्रोटीन लग जाएगा। यानी ये क्या जी, स्टोन प्रोटीन है, और ये बाहर वाला नॉन स्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर एक कवर सा होगा, ये कलर इस भाग को डीएनए बोलेंगे, ठीक है, और इस भाग को पूरे को क्या बोल देंगे, गुणसूत्र बोलेंगे, ठीक है। यानी गुणसूत्र किससे बना है जी,
आप कहोगे जी क्रोमोसोम बनाए जी, आपने एक तो हिस्टोन प्रोटीन बता दिया जी। हाँ जी, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बनता। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पैकिंग करता है, कुंडली बनाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुंडली बनाएगा, क्योंकि 2.2 मीटर को इकट्ठा होने में थोड़ी जगह चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन किसकी पैकिंग में सहायक है? डीएनए पैकिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट ट्यूशन बनता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन किसका हिस्सा? हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अरे क्रोमोसोम का निर्माण तभी होगा ना जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होंगे, नहीं तो क्रोमोसोम का क्या काम, ठीक है ना। तो इसका क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होते हैं। क्लियर हुई बात क्या? अरे हो गई क्या या नहीं हुई? ये पैकिंग है। पैकिंग के बारे में, पैकिंग में समझाना शुरू कर दूं दिक्कत है। एक लास्ट एंड फाइनल बात याद कर लो, ठीक है। एक फाइनल बात क्या कहते हैं, इसे नहीं बताऊंगा मैं, जरूर एक बार। डीएनए जी, डीएनए से क्या बनते हैं जी? डीएनए किसका निर्माण करता है, काम क्या करता है? आरएनए जी। काम बता देता हूं इसको, पीछे क्या बताए थे जी। और आरएनए क्या करता है जी? पता नहीं क्या करता है। क्लियर है? डीएनए द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। पीछे नहीं बताया होगा मैंने। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है। इसको भी बताऊं क्या? इस प्रकार स्टैंडर्ड होंगे, फोक बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से फोक बनेगा, ठीक है। और यहां से एक आरएनए निकलता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है, फोक से। इस प्रकार से यहां से एक आरएनए का निर्माण होगा और ये बाहर चला जाएगा। यानी इस डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण हुआ, इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, आरएनए द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आरएनए का। आरएनए द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? प्रोटीन का। आरएनए का काम ही क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए का मुख्य काम ही क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और किसका निर्माण करना? प्रोटीन का। डीएनए का काम क्या? आरएनए का निर्माण करना। और आरएनए अपना ही निर्माण भी कर सकता है, यानी डीएनए से भी डीएनए बन सकता है। हम जी पक्का है, जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। सुना होगा, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए बनाता है, यानी डीएनए द्वारा ही क्या बन सकता है? डीएनए। यानी ये दो डीएनए भाई, एक ये डीएनए मान लो, ये डीएनए, ये पूरा डीएनए था, इसका ये टूटेगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली इधर हो जाएगी। फिर दोबारा शरीर में बहुत एंजाइम पाए जाते हैं भाई, इसके द्वारा एक लड़ी नहीं बन जाएगी, इसकी एक लड़ी नहीं बन जाएगी। ये एक डीएनए हो गया, ये दो डीएनए हो गया, यानी अपने आप की कॉपी बना दी उन्होंने, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है? तो डीएनए द्वारा ही डीएनए का निर्माण करना। रेप्लिकेशन क्या है? तो डीएनए द्वारा डीएनए का निर्माण करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण करना। ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना। अब यहां से आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण हो सकता है जी? हाँ, हो सकता है। डीएनए द्वारा आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण। रिवर्स यानी उल्टी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी उल्टा हो गया आरएनए द्वारा। क्यों जी? भाई आरएनए है, ठीक है ना। अब आरएनए और किसी के अंदर डीएनए है, बैक्टीरियोफेज मान लो, इसके अंदर जाएगा तो आरएनए से क्या बना देगा? अंदर जाके डीएनए बना देगा। इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। जो आरएनए पाया जाता है, जिसमें जेनेटिकल मटेरियल आरएनए पाया जाता है ना, वो क्या कर सकते हैं? आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। तो आरएनए से डीएनए बनता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। डीएनए द्वारा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन बोला जाता है। डीएनए द्वारा डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन बोला जाता है। इस बात को स्पष्ट कर लेना, आराम से प्यार से लिख लेना, ठीक है ना। रेप्लिकेशन भी जरूरी है, यानी डीएनए द्वारा डीएनए,
रेप्लिकेशन, डीएनए द्वारा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना, ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक जो है वो क्या है, आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, तब बोला जाता है उल्टा हो रहा है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बातें याद करनी है आपको, ठीक है। रेप्लिकेशन जरूरी है, ठीक है, हर चीज जरूरी है। डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होगा तब प्रोटीन बनेंगे। आरएनए क्या करता है ये बात बता दूंगा, ये आगे अगले लेक्चर में आरएनए और हम जीन और गुणसूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके तो इस लेक्चर का अच्छा बढ़िया बढ़िया लाइक मिली है और बढ़िया बढ़िया कमेंट आए ना मेरे पास तो ही पढ़ा पाऊंगा मैं, नहीं तो वो छोटे से लेक्चर में समाप्त कर दूंगा गुणसूत्र को भी, ठीक है। आप एक बात याद रखना हमेशा, डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, बहुत कुछ आगे आ गया। कितने घंटा हो गया, 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है। इस बात को याद रखने के लिए स्टेमिना चाहिए, ठीक है ना, एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके अंदर। एफिशिएंसी जब होगी तभी आप ये चीज याद रख पाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। पेपर क्लियर करना पड़ेगा तो मजे आएंगे। यानी डीएनए में अगर 2 घंटे लगाए जा सकते हैं तो अंदाजा लगा लो मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। रिस्पॉन्स देते रहो, बस प्यार बनाए रखो, बाकी मेरा काम है। तो समझ में आया नहीं आया बता देना, जो भी आया, एक बार में नहीं आएगा मुझे पता है, 2 बार लेक्चर को देखना पड़ेगा, यानी 4 घंटे का काम है। क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।